नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का और हनुमान जयंती की सभी को बधाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इस सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अगर आप बाकी जनरल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जनरल एग्रीकल्चर के वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, और ये भी एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका है कि ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, कि जो कॉटन के अंदर ब्लैक आर्म डिजीज होता है वो किसके द्वारा कोज होता है? फंगस के द्वारा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या वायरस? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि ज़ैंथोमोनास माल्वेसिरम, पैथोवार माल्वेसिरम जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, यहाँ पर इस डिजीज को कोज करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि जो एग्जाम के अंदर डिजीज के सिम्टम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो काफी पूछे जाते हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी स्टेट एग्जाम को देने जा रहे हो तो उस टाइम पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके स्टेट में ये देख लीजिए कि वहां पर मेजर क्रॉप कौन कौन सी ग्रो करवाई जाती है। तो उस पर्टिकुलर मतलब जो क्रॉप है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो आपके हर हालत में पूछे जाएंगे। वहां पर आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, उन क्रॉप में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रॉप है तो उसकी कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कोई मेडिसिनल क्रॉप है ना, या कोई फ्लावरिंग क्रॉप है, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन वैसे ही जैसे हम आपकी मिलेट की बात करते हैं, सीरियल्स की बात करते हैं, तो उनमें किसी प्रकार का कोई अगर न्यूट्रिशनल जो क्वालिटेटिव कंटेंट है वो ज्यादा है, या ऑयल कंटेंट है तो उसके अंदर कितना ज्यादा है, या उसके साथ में बात करें तो उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती हैं, उसमें इरिगेशन जो आपका क्रिटिकल स्टेज है वो क्या हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो हम लोग किसी प्रकार की कोई इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, या हम डिजीज को या इंसेक्ट को या आपके वीड को कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट केमिकल्स को फॉलो करते हैं, और इन डिजीज डिसऑर्डर और जो आपके पेस्ट हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये क्रॉप में से पूछे जाने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें तो ब्लैक आर्म डिजीज जो कॉटन में होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा है। और आप लोग ये भी देख सकते हो, जैसे स्क्रीन ऊपर आप लोग देख पा रहे हो, इसमें ना एंगुलर आपके जो है स्पॉट जो है इस प्रकार से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए हम इसको एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस ब्लैक आर्म कॉटन को हम लोग बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन, ये तीनों के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा कोज होता है तो याद रखना ज़ैंथोमोनास सिट्री सब स्पीसीज, यहां पर इसमें कौन सी हो जाएगी, माल्वेसिरम हो जाएगी। एंड इट इफेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट रिड्यूसिंग द यील्ड एंड फाइबर क्वालिटी। मतलब क्या है, ये प्लांट के सभी पार्ट जैसे कि लीफ, स्टेम है ना, ब्रांचेस, सभी को इफेक्ट करेगा, और इसके साथ साथ यील्ड और फाइबर की क्वालिटी तो डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है। अच्छा, इसमें सिम्टम्स कैसे होंगे तो वाटर शॉक, जैसे पानी में डूबे हुए धब्बे जो होते हैं वैसे हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो लीफ वेन्स होती हैं वो ये कह सकते हो कि सिकुड़ जाती हैं या उनमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है। और ब्लैक लेसन्स जो हैं, ब्लैक धब्बे जो हैं वो स्टेम के ऊपर देखने को मिलेंगे, आपके पत्तों के ऊपर देखने को मिलेंगे, पिटियोल्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो जो आपके बॉल्स होते हैं ना, कॉटन बॉल जिसकी हम बात करते हैं, फ्रूट आप कह सकते हो प्रकार से, उसके ऊपर भी आपको वाटर शॉक लेसन देखने को मिलते हैं। एंड द कोजल पैथोजन इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड सीड। याद रखना, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होता है, एयरबॉर्न डिजीज है, सीड बॉर्न डिजीज है। तो मेजरली अगर हम बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन की बात करें तो ये एक सीड बॉर्न डिजीज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट हैं जिनको आप लोग जरूर याद कर सकते हो, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर अगेन आपका कॉटन के रिगार्डिंग है, और क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड ड्यू टू, मतलब क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन जो है वो इनमें से किसके द्वारा कोज होता है? पहला ऑप्शन है कि एसिडिक सॉइल के अंदर, दूसरा ऑप्शन है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के अंदर, और तीसरा ऑप्शन है मैग्नीज टॉक्सिसिटी के द्वारा, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज के द्वारा। तो जल्दी से आंसर करो कि क्या होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या है आपका कि क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन जो है वो इनमें से किसके द्वारा कोज होगा? तो ये एक डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, और मेनली अगर हम बात करें तो ये आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी और मैग्नीज की टॉक्सिसिटी दोनों की वजह से ही, और मेनली ये जो कंडीशन है वो एसिडिक सॉइल में देखने को मिलती है, इसलिए यहां पर
पर ये तीनों ही कंडीशन क्या है आपकी फेवरेबल है। अगर आपने ऑप्शन डी को किया है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आंसर आपका गलत है हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा जी आपका ऑल ऑफ दीज। गॉट इट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर आपका क्या होगा ऑल ऑफ दीज। और अगला आपका जो क्वेश्चन है कॉटन क्रॉप। कॉटन क्रॉप इज वेरी सेंसिटिव टू हर्बिसाइड। मतलब कॉटन जो क्रॉप है, अब देखो ज्यादातर क्वेश्चन आज हम कॉटन के इसलिए क्योंकि कॉटन एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है और राजस्थान पर्सपेक्टिव भी इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसीलिए हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। और जितने भी पर्सपेक्टिव बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमें इस सेशन के अंदर कवर हम मतलब आज ये 3 क्वेश्चन मेजरली है जो हमने इसमें कवर किए हैं। बाकी और भी देखो हर क्रॉप को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कि टाइम पास किया और चले गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव आपकी तैयारी नहीं करवा रहे हैं, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ नहीं रहे हैं, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप कितना ही पढ़ लो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मान के चलिए कोई एक बच्चा है जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा है और एक ऐसा बच्चा है जो केवल 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन सुबह से शाम वाला कोई ऐसा कंटेंट पढ़ रहा है जो एग्जाम के अंदर आ ही नहीं सकता, या मतलब ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, उन पे ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है जो उसके एग्जाम में आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं अगर 2-3 घंटे वो बच्चा पढ़ रहा है और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि एग्जाम में आने वाले, अब देखो ऐसा तो डिसाइड नहीं होता कि भाई एग्जाम के अंदर कौन सा टॉपिक आ जाएगा, लेकिन अगर आप पिछले 5-10 सालों के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हो तो आपको यह पता चल जाता है कि किस टॉपिक की प्रेफरेंस ज्यादा रहती है। और खासकर एक एग्जाम को नहीं देखना होता, हमें कम से कम 5-7 एग्जाम को देखने होते हैं, और उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि भाई इस प्रकार के टॉपिक्स को यहां पर ज्यादा उठाया जा रहा है, तो वहां पर आप लोग ज्यादा फोकस करिए और उन टॉपिक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए जिनकी जो आपका मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर ये कह सकते हो जिनकी वेटेज ज्यादा होती है, उन टॉपिकों में ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कॉटन जो है वो आपकी एक वेरी सेंसिटिव क्रॉप है। किसके अगेंस्ट में? डायूरोन के अगेंस्ट में, पेंडिमेथालिन के अगेंस्ट में, 2,4-D के अगेंस्ट में, या फिर आपका ब्यूटाक्लोर। तो आपको पता होगा 2,4-D एक ब्रॉडली फर्बिसाइड है और ये आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है क्रॉप रहती है, सॉरी आपकी कॉटन क्रॉप, जिसके अगेंस्ट में ये 2,4-D अगर हम अप्लाई भी कर देंगे तो काफी सेंसिटिव है। 2,4-D को ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी करता है और अगर 2,4-D की स्प्रे कर दी जाए तो क्रॉप आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका 2,4-D। अब देखो यार क्या हो रहा है आज, माफी चाहता हूं भाई, आंसर आपको दिख रहे हैं लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पल्स बीटल? पल्स बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होगा? तो ट्राइबोलियम कैस्टिनियम, या आपका ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, या कैलोसोब्रकस चाइनेंसिस, या हम बात कर सकते हैं सीटोफोलस ओराइजे। तो याद रखिएगा पल्स बीटल का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका कैलोसोब्रकस चाइनेंसिस है। अच्छा, इसकी 3 अलग अलग स्पीसीज होती हैं। 3 अलग अलग स्पीसीज अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे जो हमारी स्मॉलेस्ट स्पीसीज है वो कौन सी है? कैलोसोब्रोकस चाइनेंसिस, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इंटरमीडिएट स्पीसीज कौन सी है? कैलोसोब्रोकस एनालिस, एंड नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है कैलोसोब्रोकस मस्कुलेटस। तो ये तीनों ही स्पीसीज यहाँ पर कौन सी है? पल्स बीटल की ही है। और तीनों का आपका जो है यहाँ पर लाइफ साइकिल के बेस पे कह सकते हो या उनके साइज के बेसिस पर कह सकते हो कि हम इनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए और अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। मॉर्फिन जो है वो किस में से हम लोग ऑब्टेन करते हैं? इनमें से कौन सा प्लांट जो है हम उसमें से ये जो है आपका एक्सट्रैक्ट करेंगे? पहला है कि शिनकोहा, दूसरा आपका है पेपेवर सोमनिफॉर्म, और तीसरा है आपका रोवल्फिया सर्पेटाइन, एंड नेक्स्ट है विदिया सोमनीफेरा। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर जो आपका मॉर्फिन है वो इनमें से किस प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है? आप लोग जानते हैं, बहुत बेहतरीन जानते हैं, और कुछ लोगों के फेस पर स्माइल भी आ चुकी है। इसका कारण क्या है? उसका कारण यही होता है ना, क्योंकि अफीम, ठीक है भाई, और अफीम का जो पौधा है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे अफीम का जो कैप्सूल होता है, ठीक है। अच्छा, अफीम के फ्रूट को क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाता है, लगभग अगर हम बात करते हैं तो ये क्रॉप के अंदर जैसे कि लगभग 90 से लेके 110 या 115 दिन में ये क्रॉप मैच्योर हो जाती है। मैच्योर होने के बाद इसके अंदर फ्लावरिंग देखने को मिलती है। फ्लावरिंग 10 से 15 दिन में जब आपका मैच्योर कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें एक कैप्सूल फॉर्मेशन हो जाता है, और कैप्सूल फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसके ऊपर, कैप्सूल के ऊपर क्या किए जाते हैं? कट लगाए। अब उस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है लेंसिंग। क्या नाम दिया जाता है आपका? लेंसिंग,
ठीक है, तो याद रखना। अब उस लेंसिंग के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक लेटेक्स आपका जो है प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम अफीम का नाम देते हैं, ठीक है, और उसी में से मॉर्फिन जो है वो आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन केवल मॉर्फिन ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे नशे या नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे हेरोइन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आज प्रेजेंट टाइम में कंपाउंड है, जो कि मार्केट के अंदर या देश के अंदर विदेश के अंदर हर जगह पे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभर रहा है, क्योंकि ये नशे का सबसे बड़ा एक प्रकार से जो है आपका जो है मेजर रिस्पॉन्सिबल रीजन बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, पेपर सोमनीफेरम। तो ये आपका ये कह सकते हो कि अफीम, ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा, इसका फ्लावर जो है वो कुछ इस प्रकार से, और जब ये फ्लावर मैच्योर यानी कि हो जाएगा, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो इस प्रकार का ये एक बॉल बनेगा, जिसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कैप्सूल के ऊपर क्या किया जाता है, कट लगाए जाते हैं इस शेप में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, लगभग 1/3 आपका 1/3 से 1/4 पोर्शन के ऊपर। और ये कट लगाने के बाद क्या होता है, इसमें से लिक्विड एक्सक्रीट होता है, जैसे आप लोग ये देख सकते हो, ठीक है। ये लेटेक्स आपका प्रोड्यूस होगा, और ये लेटेक्स जब प्रोड्यूस होता है तो इसी को आप मतलब दूध, ये मिल्क लाइक आपका सब्सटेंस होता है, जो कि बाद में ब्लैक हो जाता है सूखकर, और इसको जो है आपका मतलब रख लिया जाता है स्टोर करके, और उसी से बाद में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें जो आपने खसखस का नाम सुना होगा, जो आपके सीड होते हैं इसके पेपर जो है मतलब अफीम के, उसी को हम ये कह सकते हैं कि हम लोग खसखस का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो खसखस है वो इसके सीड होते हैं। अच्छा, इसका जो पूरा प्लांट है इसको सुखाकर बाद में इसको पोस्ट के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, जो नशे का एक इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड है। अच्छा, ओपियम, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका फैमिली कौन सी होती है, पेपेरेसी होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो मैंने जो बताया आपको लेंसिंग वो प्रोसेस है जिसमें कट लगाकर आपका लेटेक्स प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि लगभग 90 से 110 या 115 दिन की क्रॉप है, और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। क्रॉप 115 दिन की नहीं है, माफी चाहता हूँ, आपकी फ्लावरिंग आएगी, ठीक है। और फ्लावरिंग के 15 से 20 दिन के बाद इसमें क्या होता है, कैप्सूल आपका मैच्योर हो जाता है, ठीक है। और कैप्सूल जब मैच्योर होता है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, आपका जैसे कि उसको जज कर सकते हैं उसकी कॉम्पैक्टनेस के बेस पर, या फिर उसके अंदर जो कलर आपका होता है ग्रीनिश टू लाइट ग्रीन, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसको हम लोग एक प्रकार से इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आपकी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं किसी भी क्रॉप के अंदर, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि क्रॉप के एसोसिएटेड में आपकी ये जो टर्म्स हैं इनको जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग मिस्टेक करते हैं कि ये हमें तो याद है या हमें पता है। देखो, जब भी हम किताबों को देखते हैं तो हमें पता होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर जो एग्जैक्ट नाम है, एग्जैक्ट जो आपका ड्यूरेशन है, ये हमें फैक्ट याद नहीं रह पाते हैं। उसका एक ही कारण होता है, क्योंकि हमने उस चीज को इतना टाइम नहीं दिया था। अब भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद यार ये तो टाइम पास चल रहा है, नहीं, ये इतना नहीं है, क्योंकि इसमें से हर चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज को फोकस करके हम लोग इसीलिए आपको बता पा रहे हैं कि भाई यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अब हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट आर माइग्रेटरी इन नेचर, इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो कि माइग्रेटरी इन नेचर है। पहला आपका है माइग्रेट, मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आपका माइग्रेट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। तो एफिड है, दूसरा आपका लोकस्ट है, ग्रास ओपर है, या बोथ 2 और 3 है। तो जल्दी से बताओ कि क्या होगा आंसर। देखो, वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जान गए होंगे कि क्या है, और राजस्थान के पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका अटैक 2-3 साल पहले काफी तगड़ा हुआ था, और उसकी वजह से काफी लोगों की फसलें भी बर्बाद हो गई थी, है ना। तो यहां पर मेजर क्या है आपका, लोकस्ट। अब देखो, लोकस्ट के मेजर जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डेजर्ट लोकस्ट होता है, माइग्रेटरी लोकस्ट होता है, बॉम्बे लोकस्ट होता है, और आपका ट्री लोकस्ट होता है। तो इनको आप लोग जरूर एक तो इमेज की फॉर्मेट में इनको याद कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर इनकी जो स्पीसीज हैं अलग अलग, ये जो मैंने बताई, इनके साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके मेजर 4 टाइप ऑफ लोकस्ट है जो इंडिया में पाए जाते हैं। पहला आपका है डेजर्ट लोकस्ट, जिसको हम सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका है माइग्रेटरी लोकस्ट, जिसको हम लोकस्टा माइग्रेटोरिया के नाम से जानते हैं। तीसरा आपका है बॉम्बे लोकस्ट, जो कि आपका नोमेडिक्रिस सक्सिंटा के नाम से जाना जाता है। और ट्री लोकस्ट, ये यहाँ पर आपका एनाक्रिडियम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इनको हम मैकेनिकल कंट्रोल तो एक है आपका, जिसके अंदर हम डिगिंग यानी कि जो गड्ढे खोदकर, ट्रेंचेस खोदकर, इसके अलावा इनको मारकर मतलब पीट कर, एक प्रकार से बीट कर, ठीक है, या फिर हम इनको बर्निंग यानी कि आग लगाकर इनको खत्म कर सकते हैं। बैटिंग यानी कि क्या होता है, स्कैटरिंग लोकस्ट फूड इम्प्रेग्नेंट विद द इंसेक्टिसाइड, मतलब जो
जो आपके जैसे लोकस्ट के जो इंपॉर्टेंट आपके फूड हैं या फिर ये कह सकते हो जिन पे फिजिबल है, तो उनके ऊपर हम लोग ऐसे इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसके बाद उनको खाकर वो खत्म हो सकते हैं। डस्टिंग से हम लोग इनको जो आपके इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में हम इनको डस्टिंग की फॉर्म में भी आपका कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, एक बार अगर ये बहुत ज्यादा बल्क फॉर्म में आ जाते हैं तो कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और काफी बड़ी बड़ी समस्याएं भी इसको देखने को मिली थी। अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके इंडिया के अंदर दो यहाँ पर लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए रीजनल स्टेशन को ओपन किया गया है, वो कहां कहां पर है, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन है इरिगेशन फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड अपॉन। इरिगेशन यानी कि किसी भी क्रॉप में हम लोग अगर सिंचाई करते हैं तो किसके ऊपर आपका निर्भर होता है, किसके ऊपर आधारित होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहला है क्रॉप ओनली, मतलब जो फसल है वो आपकी कितनी कौन सी है, किस प्रकार की फसल है, क्योंकि अलग अलग फसल में अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें राइस के अंदर, पैडी के अंदर बार बार पानी अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वहीं पर मिलेट जैसी क्रॉप के अंदर कम पानी अप्लाई करना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो सॉइल, मिट्टी, अब देखो सैंडी सॉइल के अंदर पानी बार बार हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हमें कितनी बार उसमें पानी देना पड़ा। तो आपकी जो सैंडी सॉइल होती है उसमें से पानी जल्दी आपका इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी लीच डाउन हो जाएगा, जल्दी आपका फर्कुलेट हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो क्ले सॉइल के अंदर हमें आपका पानी बाद में देना पड़ेगा, सॉरी लंबे टाइम के बाद देना पड़ता है। और क्रॉप एंड सॉइल ये दोनों हो ही जाएगा। क्रॉप, सॉइल एंड क्लाइमेट तीनों बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर आपका इवेपोरेशन कम होगा, लेकिन वहीं पर अगर आपका डेजर्ट एरिया है या फिर ये कह सकते हो कि जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, एरिड कंडीशन है, तो वहां पर आपका लॉस ज्यादा होने वाला है वाटर का, और हमें पानी ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच रेंज फॉर कैलकेरियस सॉइल। अब पहले तो कैलकेरियस सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि होती क्या है। कैलकेरियस सॉइल का मतलब होता है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की जो अमाउंट होती है वो मोर देन 15% पाई जाती है। किससे ज्यादा? आपका 15% से ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। इसका पीएच कितना होता है? 8 से 8.5, 7 से 7.5, 8.5 से 9 या 6.5 से 7.5। तो याद रखिएगा, हमारा जो कैलकेरियस सॉइल होती है इसका पीएच लगभग होता है 8 से लेके 8.5, यानी कि लगभग 8.3 पीएच इसका देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो ये देखिएगा। यहां अगर हम बात करें तो कैलकेरियस सॉइल के अंदर आपके क्योंकि देखो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट ज्यादा है तो इसमें एक प्रकार से क्रस्ट ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो कैलकेरियस सॉइल कंटेन मोर देन 15% कैल्शियम कार्बोनेट एंड अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ सच एज पाउडरी नोड्यूल्स एंड क्रस्ट फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। दीज सॉइल आर क्लासिफाइड एज कैल्सीसोल्स एंड रिलेटेड कैल्सी सब ग्रुप्स, मतलब यह आपकी कैल्सीसोल ग्रुप से बिलोंग करती है। कॉमनली फाउंड इन ड्रायर एरिया वर्ल्ड वाइड, मतलब जो आपका सूखा रीजन है वहां पर देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें तो हाई कैल्शियम सैचुरेशन प्रमोट द वेल एग्रीगेटेड सॉइल विद गुड फिजिकल कंडीशन, मतलब अगर हम बात करें तो हाई कैल्शियम जो है उसका देखो डेफिनेटली हमारी जो कैल्शियम कंटेंट अगर एक नॉर्मल लेवल पे है तो वो आपका एक कह सकते हो कि उसमें एग्रीगेशन क्रिएट करता है, लेकिन अगर एक्सीड कर जाए तो वो आपका प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। वहीं अगर हम बात करें तो सॉइल contain impermeable hard pan petricalcic horizon, they should be deeply plowed in order to break the pan। मतलब क्या है यहाँ पर, इस सॉइल के अंदर आपको, क्योंकि देखो मैंने अभी बताया कि कैल्शियम की वजह से हार्ड पैन सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा एग्रीगेट यानी कि कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब जुड़ने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर हार्ड पैन बन जाता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांगली अगर जुड़ गया तो डेफिनेटली हार्ड पैन बनेगा। अच्छा, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो एक तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि फरो इरिगेशन जो होती है वो हम फॉलो करते हैं, बेसिन इरिगेशन जो है नहीं इसमें फॉलो की जाती, क्योंकि आपकी जो कैलकेरियस सॉइल है उसके अंदर। अब अगर हम बात करें तो अंडुलेटिंग लैंड, कॉन्टूर एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन आर बेटर ऑप्शन देन फ्लड इरिगेशन। मतलब आपका क्या है कि जहां पर अंडुलेटिंग रीजन है, अंडुलेटिंग मतलब जहां पर लहरदार रीजन है, जैसे डेजर्ट एरिया में होता है या हम लोग ये कह सकते हैं जहां पर मरुस्थल में होता है, तो वहां पर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को फॉलो कर सकते हैं। लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड लैक नाइट्रोजन, मतलब जहां पर आपके ये कंडीशंस रहती है तो इस सॉइल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर सकते हैं, सॉइल को इंप्रूव कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस इज ऑफन डेफिशिएंट, इस सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की भी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। यूज वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इन बैंड एप्लीकेशन सीडिंग, अवॉइड द एक्सेस फॉस्फोरस टू प्रिवेंट जिंक एंड आयरन डेफिशिएंसी। अगर वही हम आपके फॉस्फोरस की फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होगा, आपका जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो हमें एक नॉर्मल रेंज के अंदर फॉस्फोरस को भी अप्लाई करना पड़ेगा। और बैंड एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोरस इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन, यानी कि हमें अगर फॉस्फोरस की एप्लीकेशन करनी भी है फील्ड के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोरस को बैंड एप्लीकेशन की फॉर्म में अप्लाई करना है, वहां पर आपका ब्रॉडकास्टेड फॉर्म के अंदर अप्लाई नहीं करना है। तो ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां पर इसको याद कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है,
क्रिटिकल स्टेज ऑफ विच इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कॉटन इज, मतलब आपके कॉटन के अंदर अगर हम बात करें तो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज कौन सी होती है? प्री फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, रूट इनिशिएशन स्टेज या आपका बॉल ब्रस्टिंग स्टेज। देखिए एक चीज को समझने की जरूरत है कि हमारी जितनी भी क्रॉप होती हैं, जैसे कि हम वीट की बात करें, राइस की बात करें, कॉटन की बात करें, मेज की बात करें, तो इनके अंदर आपकी ज्यादातर अगर आप लोग देखोगे तो मिलेट के अंदर या आपके फील्ड क्रॉप्स के अंदर जितनी भी आपकी, चाहे वो पल्सेस क्रॉप है या सीरियल क्रॉप है, फील्ड क्रॉप जितनी भी हैं आपकी, उन सभी के अंदर एक चीज आपको देखने को मिलेगी लगभग कि फ्लावरिंग या नियर अबाउट जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो लगभग आपका क्रिटिकल स्टेज रहेगा। ठीक है, अब देखो याद रखने का तरीका बताता हूं। जैसे हम पैडी की बात करते हैं तो पैडी के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिकल। और पेनिकल इनिशिएशन स्टेज क्या होती है? पैडी के अंदर क्रिटिकल स्टेज होती है। उसी प्रकार से मेज की बात करें तो मेज में क्रिटिकल स्टेज क्या होती है जी? टेसलिंग और सिल्किंग होती है। और टेसल क्या होता है? आपका मेल फ्लावर होता है, उसी स्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। उसी प्रकार से आपका जो यहां पर कॉटन है उसके अंदर प्री फ्लावरिंग स्टेज जो रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज होती है। अच्छा, क्रिटिकल स्टेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि एक स्टेज में हमें पानी मिलेगा तो क्रॉप आपकी सर्वाइव कर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है कि भाई ये वो स्टेज होती है जिस टाइम पर आपकी वाटर की डेफिशिएंसीज हमें 1 या 2 दिन के लिए डिले नहीं करनी है। अगर हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है तो भी हमें किसी न किसी प्रकार से अरेंज करना पड़ेगा ताकि हमारी फील्ड के अंदर क्रॉप जो है वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि बाकी स्टेजेस के दौरान अगर आप थोड़ा बहुत डिले भी कर दोगे तो उसमें कोई यील्ड पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपने क्रिटिकल स्टेज के दौरान इरिगेशन में कोई भी डिले किया या उसमें लेट हुआ आपका पानी, तो उस केस में क्रॉप या फसल आपकी जो है वो अपनी उपज को कम कर देती है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो आपकी रिएक्शंस होती हैं या फिर जो उसकी एक प्रकार से बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंज है वहां पर देखने को मिलते हैं, और वहां पर यही एक आपका मेजर कारण बनता है कि उसकी यील्ड कम हो जाती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड एट, लखनऊ के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, या हिसार में है, या करनाल में है? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपका एनबीपीजीआर के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स या नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये दोनों ही कहां पर है जी? आपका न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है स्क्रीन के ऊपर, और क्वेश्चन है जी इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप थ्रू ब्रीडिंग मेथड इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन क्या बोला गया कि हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को हम लोग ब्रीडिंग मेथड्स के थ्रू, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फूड क्रॉप के अंदर इंप्रूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, बायो रेमेडिएंट बोलते हैं, या बायो फार्मिंग बोलते हैं? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी वेराइटीज आती हैं जिनके अंदर जिंक एनरिच्ड राइस वैरायटी है या आपकी आयरन एनरिच्ड राइस वैरायटी है। मतलब हमने क्या किया, उस क्रॉप के अंदर जितना न्यूट्रिएंट कंटेंट था, पहले वो आपका आयरन था, मैग्नीज था या मैग्नीशियम था, या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था या प्रोटीन था, जो भी अमाउंट थी न्यूट्रिएंट की, वो हमने उसके अंदर इंक्रीज कर दी विद द हेल्प ऑफ वैलिड ब्रीडिंग जो मेथड्स हैं उनके द्वारा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम लोग एडिशनली उसके अंदर न्यूट्रिशनल जो आपकी क्वालिटी है उसको एनहेंस करने का काम करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन। अगर आपने बी ऑप्शन किया है देन इट इज राइट, अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लाई इज पेस्ट ऑफ कॉटन। कॉटन के अंदर कौन सी फ्लाई है जो कि पेस्ट ऑफ कॉटन, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो ऐसी कौन सी फ्लाई है जो मेजरली कॉटन के ऊपर अटैक करती है? तो फ्रूट फ्लाई, सो फ्लाई, शूट फ्लाई और व्हाइट फ्लाई। तो पिछले 4-5 साल में आप लोगों को पता चल गया होगा, व्हाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा एक ट्रेमेंडस है ना, एक मेजर माइनर पेस्ट से मेजर पेस्ट की फॉर्म में अभी तक उभर के आ रही है, और अभी प्रेजेंट टाइम में व्हाइट फ्लाई बहुत बड़ा नुकसान करती है कॉटन की क्रॉप के अंदर। तो यहाँ पर एक प्रकार से पहले ये एक माइनर पेस्ट था लेकिन अभी मेजर पेस्ट की फॉर्म में उभर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा व्हाइट फ्लाई। ठीक है, ओके अगला आपका क्वेश्चन है स्क्लेरोशिया आर फॉर्म्ड इन विच फंगस। स्क्लेरोशिया इनमें से किस फंगस के अंदर बनते हैं? तो ये आपके जो है क्लेविसेप्स। ठीक है, माफी चाहता हूं भाई, ये क्वेश्चन के आंसर जो है इस प्रकार से थोड़े से आज दिक्कत में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है प्रोसेस इन विच ए वायरस ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। अब आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर एक प्रकार का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर वायरस से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर मटेरियल जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं, इन्वेजन बोलते हैं, या फिर आपका कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा आपके बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो अगर वायरस के द्वारा हो रहा है, मतलब वायरस उसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे
दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान करिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है फ्लैम फोटोमीटर इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। तो वैसे तो मैंने आपका जितने भी न्यूट्रिएंट हैं इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं उनके बारे में मैंने जानकारी आपको 2 या 3 दिन पहले सेशन के अंदर दी थी और उसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन आप इसका आंसर बता दीजिए, बाकी आप लोग वहां से जाके लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्लैम फोटोमीटर जो है मेनली किस न्यूट्रिएंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है? पहला आपका है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फोरस, तीसरा है पोटास, चौथा आपका है सल्फर। तो जल्दी से बताओ कि आंसर यहां पर क्या होगा। करो 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 करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देखो सिंपल सा फंडा क्या है कि भाई आंसर्स को करने की कोशिश करो। डोंट रिलाई कि आप लोग हर प्रकार से आंसर यहां से किया जाएगा तभी हम लोग सोचेंगे करेंगे, है ना, नहीं। तो फ्लैम फोटोमीटर आपका क्या है आंसर? आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा अगर आपने पोटाश किया है तो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका है फॉर फोटोलाइसिस वाटर द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट इज नेसेसरी। देखो फोटोलाइसिस मतलब आपका क्या है, लाइट की प्रेजेंस में यहां पर क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि लाइट एनर्जी को यूज करके आपका क्या किया जा रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेकडाउन किया जा रहा है एक प्रकार से। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को यह बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है या कौन सा एलिमेंट है जो एसेंशियल होता है। अच्छा प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कहां पर आकर करती है, तो क्लोरोप्लास्ट रीजन के अंदर ये प्रोसेस आपकी आकर करती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी आपका मैग्नीज, क्योंकि वो स्प्लिटिंग जो आपका वाटर है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका Mn। ठीक है, चलिए भाई अगला आपका क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन है द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज गिवन बाय, कि एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन टर्म है वो इनमें से किस साइंटिस्ट या किस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, विलियम गॉड है या नॉर्मन बोरलॉन्ग है? देखो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म थी वो तो आपकी गीत दी गई थी किसके द्वारा, याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो उसके फादर हैं। ठीक है, तो फादर तो इसके हमेशा से ही कौन है जी, डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग है। ठीक है, अच्छा ये टर्म जो दी थी वो किसने दी थी, विलियम गॉड ने दी थी। ठीक है, अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हमारे इंडिया में कौन है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, लेकिन एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन टर्म है वो किसने दी थी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने दी थी। इन्होंने ही एमएसपी का जो C2 मेथड है वो सजेस्ट किया था। ठीक है, इन्होंने किसानों के लिए नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर जो है उसके एड यही थे और उन्होंने इसको सजेस्ट भी किया था। उसके अंदर काफी सारे रिकमेंडेशन जो है वो इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो अब अगर हम बात करें तो इनके द्वारा ये टर्म जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली जो सीरियल क्रॉप खासकर हम बात करें तो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने बोला था कि भाई हमें ओवरऑल जो बाकी भी आपके ग्रेन्स हैं उनका भी प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करें, सभी ओवरऑल जो क्रॉप है उनके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करें। तो ये जो टर्म है वो एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या था जी, आज का सेशन था जिसके अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया कि किस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। इनको आप लोग इफेक्टिवली याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर आने के चांसेस पूरे होते हैं इनके। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और इसी के साथ में हमारे सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।